एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस कक्षा में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो है 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ये PT1 का पेपर है। PT1 मीन्स की पीरियोडिक टेस्ट को हम हिंदी में आवधिक परीक्षा भी बोलते हैं। ये पेपर 2025-26 का है और इसमें जो दिया गया है समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। कुल अंक 40 होंगे। ये अच्छी बात ये है कि ये जो पेपर है बच्चों हिंदी का, ये 8वीं क्लास का जो ब्रिज कोर्स है उस पर आधारित है, क्योंकि अभी तक हिंदी की कोई किताब नहीं आई है, बल्कि 6 सप्ताह का जो ब्रिज कोर्स था उसी पर आधारित ये पेपर है। ठीक है, आप जो भी ब्रिज कोर्स पढ़े होंगे और उसी में से ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर क्या दिया गया है, पहले कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आप क्रम से दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले का कहीं उत्तर लिखेंगे और दूसरे का कहीं और, तो ऐसा नहीं करना है, क्रम से चलना है। पहला जो खंड है क, वो है अपठित बोध, मतलब अपठित गद्यांश दिया गया है। पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 अंक का ये प्रश्न है। लिखा क्या है, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सोमू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सोमू बहुत समझदार और मेहनती था। कैसा लड़का था सोमू? मेहनती और समझदार था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पेड़ पौधों को पानी देता, घर के छोटे मोटे काम करता, फिर स्कूल जाता। अब यहाँ उसके काम बताए गए। क्या करता? सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देता, घर के छोटे मोटे काम भी करता और स्कूल भी जाता था। ये सब काम बताए गए। आगे क्या लिखा है, पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में मोटिवेट करना। जैसे आपके टीचर जरूर आपको मोटिवेट करते होंगे, माता पिता भी मोटिवेट करते होंगे पढ़ने लिखने के लिए, तो उसके जो शिक्षक थे वो भी उसको क्या करते थे, बहुत प्रेरित करते थे। आगे क्या लिखा है, एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे सुंदर बगीचा। प्रतियोगिता का क्या नाम है? प्रतियोगिता है सबसे सुंदर बगीचा। सोमू ने भी इसमें भाग लेने का निश्चय किया। उसने अपने आंगन में तरह तरह के फूलों और बगीचों के पौधे लगाए। वह रोज समय पर पानी देता, खरपतवार निकालता। खरपतवार क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा जो पेड़ पौधे उग जाते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा पेड़ प्लांट्स जो उग जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स या ग्रास जो हो जाती है पेड़ पौधों के पास, इसको हम इंग्लिश में वीड्स भी बोलते हैं। तो उसको वो निकालता था। ठीक है, पानी देता, खरपतवार निकालता और पौधों की देखभाल भी करता था कि कोई जानवर उसको खा ना जाए। धीरे धीरे उसका बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा हो गया। प्रतियोगिता के एक दिन वह जब सभी लोग उसका बगीचा देखने आए तो वे बगीचा देखकर बहुत दंग रह गए। सोमू का बगीचा सबसे सुंदर था। उसे पहला पुरस्कार मिला। सबने उसकी तारीफ की और कहा, क्या कहा सबने? मेहनत और लगन से हर काम संभव है। सोमू बहुत खुश हुआ और औरों को भी बागबानी कर के लिए प्रेरित करने लगा। बागबानी का मतलब होता है बच्चों गार्डनिंग। बागबानी मतलब गार्डनिंग के लिए उसने सब बच्चों को जो है बहुत ही प्रशंसा की, मतलब प्रेरित किया दूसरे लोगों को भी। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सोमू कहाँ रहता था? पहला ही प्रश्न है और पहली जो गद्यांश की पहला ही वाक्य है, दूसरा वाक्य है, उसमें लिखा गया है कि सोनू एक गांव में रहता था अपने माता पिता के साथ। तो हम पहला लिखेंगे कि गांव में रहता था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, गांव में किस विषय की प्रतियोगिता हुई? सबसे अच्छा मित्र बनने की, सबसे सुंदर बगीचे की, सबसे लंबा भाषण देने की, सबसे अच्छा खाना बनाने की। तो हम इसमें कहेंगे कि जो सबसे सुंदर बगीचा बनाने की प्रतियोगिता रखी गई। अगला प्रश्न क्या है, सोमू को पुरस्कार क्यों मिला? वह सबसे अच्छा गायक था, उसके बगीचे में पेड़ नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका बगीचा सबसे सुंदर था क्योंकि उसके बगीचे में सबसे ज्यादा हरे भरे पेड़ थे और फूल पौधे भी लगाए गए थे। आगे सोमू ने बगीचे की देखभाल कैसे की? हमने ऊपर ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था अभी? कि सोमू जो था वो क्या करता था, हर रोज समय पर पानी डालता, खरपतवार निकालता और पौधों की देखभाल करता। तो वो यहाँ लिखेंगे हम, उत्तर जो लिखना है हमें लिखेंगे, सोमू ने
बगीचे की देखभाल करने के लिए पेड़ पौधों में पानी डाला और खरपतवार निकाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिखें। इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरीके से सोमू ने क्या किया, बागबानी लगाई। ठीक है, तो हमें अपने आसपास जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए जिस तरीके से सोमू ने की है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं, हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मेहनत करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, ये हमें शिक्षा मिलती है। जिस तरीके से सोमू ने मेहनत की तो वो अंत में जाकर प्रतियोगिता को जीता और उसने काम अपना मेहनत ईमानदारी से किया, लगन से किया था। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी प्रश्न जो है 7 नंबर का है। चलिए, कविता क्या दी गई, पद्यांश क्या है। लिखा है, बूंदे गिरती धीरे धीरे, धरती पर संगीत बिखरे, खेतों में हरियाली छाए, सूखी मिट्टी भी मुस्काए, बादल जब नभ में गरजते, मन में कुछ भाव उमड़ते, कोयल गाए मधुर तराना, हर कोना हो जाए दीवाना, वर्षा रानी आई री, संग अपने खुशियां लाई री। तो ये जो है पूरा जो गद्यांश है, इसमें भाव देखें तो इसमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु के समय प्रकृति में क्या-क्या, प्रकृति हमारे आसपास क्या, प्रकृति में क्या-क्या बदलाव होते हैं उनका वर्णन किया गया है। बदलावों का वर्णन है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में बूंदे गिरती हैं धीरे-धीरे और धरती पर जो है बूंदे गिरने से छम-छम की आवाज आती है। उससे लगता है मानो धरती पर संगीत बिखर गया हो और खेतों में हरियाली छा जाती है। इसके अलावा सूखी मिट्टी भी जो है मुस्कुराने लगती है, क्योंकि सूखी मिट्टी थी उसमें पानी डलता है, पानी पाकर उसमें एक नया जीवन आता है और वो मुस्कुराती है। बादल जब-जब नभ में गरजते हैं, नभ का मतलब होता है आकाश, आसमान भी कह सकते हैं, आकाश, आसमान, नभ, गगन। मन में उसके कुछ भाव उमड़ते हैं, कोयल गाती है मधुर तराना और जब बारिश होती है तो प्रकृति का हर कोना दीवाना हो जाता है और वर्षा रानी आई री, संग अपने खुशियाँ लाई री। खुशियाँ कैसे? क्योंकि जैसे ही वर्षा आती है तो इस पृथ्वी के, इस प्रकृति में जितने भी पेड़-पौधे, जीव-जंतु होते हैं, वे सब खुश हो जाते हैं। अब प्रश्न देखते हैं क्या-क्या लिखा गया है। प्रश्न है कि क्या है, बूंद गिरने से क्या प्रभाव होता है? गर्मी बढ़ती है? बिल्कुल भी नहीं। संगीत सुनाई देता है? नहीं। खेत सूखते हैं? नहीं। बादल उड़ते हैं? देखो, बूंद गिरने से क्या प्रभाव, अब प्रश्न क्या है, पहला क नंबर पे लिखा है बूंद गिरने से क्या प्रभाव होता है। पहला है गर्मी बढ़ती है, नहीं, बूंद गिरने से गर्मी नहीं बढ़ती है। संगीत सुनाई देता है, खेत सूखते हैं, बादल उड़ते हैं। देखो, यहाँ पर खेत भी नहीं सूखते, बादल भी नहीं उड़ते। अब बूंद गिरने से प्रभाव ये होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो आपको जो है छम छम या छमा छम की आवाज आती है। ठीक है, तो बारिश के गिरने से आपको जो है प्रकृति में आपको छम छम की ध्वनि सुनाई देगी। ख प्रश्न क्या है, धरती पर संगीत बिखेरे का क्या अर्थ है? गीत गाना, मनोहर दृश्य होना,
वाद्य यंत्र बजाना, बूंदों की टप टप की ध्वनि होना। तो यही इसका उत्तर है कि धरती पर संगीत बिखरेगा, मतलब ये नहीं है कि गीत गाना नहीं, जो है बूंदों की टप टप की ध्वनि से जो है ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर, धरती पर चारों तरफ संगीत बिखर गए। कवि ने वर्षा को किस रूप में संबोधित किया है? युद्ध की देवी, माँ धरती, काली घटा और वर्षा रानी। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है वर्षा रानी। तो जो धरती पर आई जो बूंद है, वर्षा है, उसको वर्षा रानी कहकर संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं। कवि ने कौन सा पक्षी, कविता में कौन सा पक्षी गाता है ये बताया गया। ऊपर देखते हैं क्या लिया गया, कोयल गाती है। कौन गाती है मधुर तराना? कोयल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल गाती है। इस कविता का प्रमुख भाव क्या है? चिंता, धैर्य, प्रेम, प्रकृति सौंदर्य और उल्लास। तो कविता में जो बच्चों वर्षा की बात हो रही है, वर्षा के कारण जो है प्रकृति जो है सुंदर हो जाती है, ठीक है, बारिश होती है, पेड़ जो है नए ताजे हो जाते हैं, पक्षी खुशी से गीत गाते हैं, मोर नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति का सौंदर्य और उल्लास। अब हम बात करते हैं खंड ख में। खंड ख में क्या दिया गया है? व्याकरण से संबंधित है खंड ख। क्या लिखा गया देख लेते हैं। विलोम शब्द लिखिए। मित्र, मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। मित्र का विलोम शब्द शत्रु होता है। यदि आपने दुश्मन लिखा तो बच्चों को गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन होता है वो विलोम होता है दोस्त का। तो इसलिए शब्दों का बड़ा महत्व है, ध्यान से आप लिखेंगे। दोस्त का दुश्मन, मित्र का शत्रु। सुख, सुख का उल्टा होगा दुख। हार का उल्टा होता है जीत। जल्दी, इसका उल्टा होगा धीरे। आगे है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है जी। क्या पूछा गया है? पूछा गया है आकाश। इसके तो ढेर सारे हम लिख सकते हैं। आकाश का आसमान, नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष। तो इस तरीके से ढेर सारे हो जाएंगे। आकाश, अंबर भी एक होता है। तो आपको दो लिखने थे। आपके पेपर में यदि दो पूछे तो इनमें से आप दो लिख सकते हैं। जल, जल के बहुत सारे होते हैं। पानी, नीर, अंबु, तोय, पय, सलील, वारी। ये सब जो है बच्चों पानी के ही पर्यायवाची हैं। आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ठीक है जी, मुहावरों का अर्थ लिखना है और जो है वाक्य में प्रयोग करना है। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। अब वाक्य बनाना है तो हम लिखेंगे क्या? चूहे ने दुकानदार की नाक में दम कर दिया। इसके अलावा आप खुद का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बारिश होने के बाद, ये एक नया सेंटेंस हम लिख देते हैं। बारिश होने के बाद तो मच्छरों ने नाक में दम कर दिया, क्योंकि बारिश के बाद मच्छर बढ़ जाते हैं और मच्छर काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ है मुंह में पानी आना, तो यह हो जाएगा ललचाना। क्या ललचाना? जी ललचाना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मिठाई को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये होगी व्याकरण की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर लीजिए। 10 नंबर के टोटल दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी के जो है प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करते हैं। चलिए क्या दिया गया है सबसे पहले देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि प्रश्न है क नंबर पे क्या है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। कविता जो है के आधार पर, कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने इस मिट्टी से तिलक करो ऐसा क्यों कहा है। ठीक है,
आपने कविता पढ़ी ही है, ब्रिज कोर्स में कविता दी गई है। कविता में प्रश्न पूछा गया था कि कवि ने कहा था कि इस मिट्टी से तिलक करो। तो इसका उत्तर हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर उत्तर यहाँ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यह धरती वीरों के बलिदानों से क्या है, भरी हुई है। यहाँ जो ये जो धरती है, भारत माता की जो धरती है, ये धरती यहाँ पर अनेकों ढेरों वीरों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिए, ठीक है। इसीलिए जो है क्या हुआ है कि यह धरती, इसलिए यह धरती तिलक करने योग्य है, तिलक करने योग्य है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत माता के लिए वीरों ने बलिदान दिए हैं, और वो बलिदान जो दिए हैं उनके रक्त से ये धरती सींची हुई है, और ये धरती की मिट्टी हमें उन वीरों की याद दिलाती है। इसलिए जो है कवि ने कहा है कि इसी मिट्टी से तिलक करो। आगे प्रश्न क्या है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तानी कविता के आधार पर बताइए कि भारत को बलिदानों की धरती क्यों कहा गया है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, आप प्रश्न से ही उत्तर शुरू करेंगे। कवि ने इस धरती को बलिदानों की धरती इसलिए कहा है क्योंकि हमारे वीर जवानों ने, ठीक है, अपनी शहादत या बलिदान से इस धरती को क्या कराया है, आजाद कराया है। इस धरती को आजाद करवाने के लिए लाखों वीरों ने, जवानों ने, सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए इसको बलिदानों की धरती कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, एक दौड़ ऐसी भी पाठ के आधार पर बताइए कि वह छोटा लड़का दौड़ में क्यों गिर गया था। तो हमने ये एक छोटा सा पाठ था ब्रिज कोर्स में, उसमें ये बताया गया था कि एक दौड़ हुई थी, लेकिन एक छोटा बच्चा भी था जो उसमें दौड़ में शामिल हुआ था, तो वो गिर क्यों गया था ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे, वह छोटा लड़का दौड़ में इसलिए गिर गया था क्योंकि क्या हो गया था, क्योंकि वह ठोकर खाकर गिर गया था, उसको ठोकर लग गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक दौड़ ऐसी भी पाठ के आधार पर बताइए कि सभी बच्चे आगे दौड़ने की बजाय पीछे क्यों लौट आए थे। क्योंकि क्या हुआ था कि जो छोटा लड़का था उसको चोट लग गई थी, वह रोने लग गया था, ठीक है। और जो है जब बाकी के लोगों ने देखा तो सारे बच्चे उसकी मदद के लिए आ गए थे। यही सब लिखना है। सभी बच्चे, उत्तर हम लिखेंगे, सभी बच्चे आगे दौड़ने की बजाय पीछे लौट आए क्योंकि छोटा बच्चा क्या हो गया था, गिर गया था और वह रो रहा था, और फिर क्या किया, उसकी पुकार सुनकर क्या हुआ, बाकी जो प्रतिभागी थे, कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने क्या किया, उसकी मदद करने के
लिए दौड़ पड़े, इसीलिए वो आगे नहीं गए, दौड़ पड़े। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा है डांडी और गोथा पाठ के आधार पर बताइए गोथा किसे कहते हैं। तो गोथा क्या है? गोथा जो थी वो गोथा थी जो है लकड़ी का डंडा जिससे बच्चे हॉकी जैसा खेल खेलते थे, खेलते थे। चलिए जी आगे है। डांडी और गोथा खेल जीतने के लिए खिलाड़ी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताना है। तो इसमें दो बातें थी, दो नियम थे। कौन कौन से नियम थे? पाठ यदि आपने पढ़ा है तो पता चलेगा। पहला क्या था कि जो है गेंद जो है, पहला नियम है गेंद शरीर के किसी भी अंग को न छुए और न ही गेंद को रोके। पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था गेंद को हवाई शॉट न मारना। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हम जो है हवाई शॉट मार देते हैं जिससे 6 रन चले जाएं, लेकिन गोथा और डांडी खेल में ऐसा नहीं होता है, उसको बॉल को जमीन पर ही रखना होता है और न ही हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास भी देना है तो नीचे नीचे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इस प्रकार से इनके उत्तर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? यहाँ लिखा था रचनात्मक लेखन। इसका मतलब है अब हमें निबंध पत्र और संवाद कुछ ऐसे सब जो प्रश्न है उनको हल करना है। तो चलिए जी प्रश्न 7 देख लेते हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। दुकानदार और ग्राहक के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का कम उपयोग करने पर संवाद लिखना है। दूसरा है पुस्तकालय में पुस्तक चुनते हुए दो छात्रों के बीच जो भी संवाद हुआ। बच्चों ये संवाद बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमने महान काम करना है। आप कभी गए होंगे दुकानदार के पास, गए होंगे, आपने सामान लिया होगा, सामान लेने के बाद आपने कहा होगा कि अंकल जो है पन्नी दे दो, ठीक है, प्लास्टिक कैरी बैग दे दो। दुकानदार मना कर देता है कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, प्लास्टिक जलाने से धुआं फैलता है, पर्यावरण में जाता है, या फिर प्लास्टिक को इधर-उधर फेंक देते हैं। और इवन मोर आजकल तो क्या चल रहा है बच्चों, यदि कोई दुकानदार प्लास्टिक की थैली में कोई सामान देता है तो आजकल जो है चालान भी हो जाते हैं, ठीक है, बड़े शहरों में। तो दुकानदार बहुत ही सजग है, दुकानदार ग्राहक को बोलता है कि मैं प्लास्टिक नहीं रखता, आप अपना थैला लाइए, ठीक है। इस तरीके से आपने नॉर्मल जैसा आप बात करते हैं वो लिखना। जैसे पुस्तकालय में किताब लेने गए, आप और आपका मित्र गए, किताब में गए, रैक देखे आपने किताब में, लाइब्रेरी में तो आपने देखा बहुत सारी किताबें हैं। आपने अपने मित्र को कहा कि मुझे कौन-सी किताब लेनी चाहिए, मित्र ने कहा कि आपको जिस तरीके की पसंद है, यहाँ पर कॉमिक बुक भी हैं, ठीक है? और बहुत ही रहस्यमयी भी हैं, साइंस की भी हैं, मैथ की भी है, साहित्य की भी हैं, ठीक है? तो आपको जो पसंद है ले लीजिए। इस तरीके से कुछ-कुछ संवाद है। जैसे पहला संवाद दिया गया पुस्तकालय में पुस्तक का चयन करते समय 2 दोस्तों का संवाद है। जैसे हमने काल्पनिक नाम रखे हैं, किसी का नाम नहीं काल्पनिक नाम है। अजय ने कहा राहुल से, देखना यहाँ कितनी सारी किताबें हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी पढूं। राहुल क्या कह रहा है? हाँ यार बहुत सारी किताबें हैं। तुम किस विषय में दिलचस्पी है तुझे? कहानी, इतिहास या विज्ञान? वो ले लो। अजय ने कहा मुझे राजा और उसके चतुर दरबारियों की कहानी पढ़ना पसंद है। जब ऐसे थोड़ा सा हिंट मिला तो राहुल ने कहा तो फिर यदि आपको ऐसी कहानी पढ़ना पसंद है तो आप फिर तेनालीराम या अकबर बिरबल की कहानियां ले लो, बहुत मजेदार है। अजय ने कहा हाँ ये तो अच्छी लगी। राहुल मैं यह अकबर बिरबल की किताब ले रहा हूँ। अजय इसमें तो बहुत मजेदार किस्से हैं। राहुल हाँ पढ़कर बहुत मजा आता है। अजय अब चलो दोनों किताबों के नाम जारी करवाते हैं। किससे जारी करवाएंगे? तो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का जो टीचर होगा उसके पास जाएंगे और वहां एंट्री कराकर किताबें ले आएंगे। ये तो होगी पुस्तकालय की बात। दूसरा हमने लिखा है दुकानदार और ग्राहक के बीच में कुछ नॉर्मल सा ही संवाद है, बहुत आसान है। ग्राहक ने कहा नमस्ते भैया,
मुझे ये सब्जियाँ चाहिए। दुकानदार, नमस्ते, बिल्कुल ये लीजिए। क्या आपके पास थैला है? ग्राहक ने कहा नहीं भैया। ये बच्चों डेली रूटीन के संवाद है। आप मंडी में जाएँगे, देखेंगे, आपने भी कहा होगा कभी कि थैला दे दीजिए, वो क्या करता है पेपर में लपेट के दे दिया, आप कहेंगे कि नहीं ये तो फट जाएगा, पन्नी दीजिए, थैली दीजिए, वो मना कर देता है, ठीक है? नहीं भैया मैं तो ऐसे ही आया हूँ, एक प्लास्टिक दे दीजिए। दुकानदार भैया अब हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। ग्राहक अच्छा, लेकिन फिर सामान कैसे लेके जाऊँ? दुकानदार आप कपड़े का थैला रखें, वह बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राहक बात तो सही है, अगली बार मैं कपड़े का थैला ज़रूर लेके आऊँगा। दुकानदार बहुत अच्छा, अगर सभी ऐसा करें तो हमारा पर्यावरण साफ रहेगा। ग्राहक हाँ भैया, हमें धरती को बचाना है। दुकानदार बिल्कुल, प्लास्टिक कम, हरियाली ज़्यादा करनी। तो इस तरीके से हमने लिखना है। आगे है प्रश्नार्थ लिखा है, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब निबंध लिखना है 100 से 150 शब्दों में आपको। पहला दिया गया मेरे सपनों का विद्यालय और स्वस्थ जीवन और व्यायाम। दोनों ही अच्छे जो है बच्चों निबंध है। आपने लिखना है कि आपको कैसा स्कूल चाहिए, कैसी सुविधाएं हों, किस तरीके की चीजें पढ़ने को मिले, क्या क्या वहां पर फैसिलिटी हो, तो वो आप सब लिख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपका स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता होगा कि नहीं अभी कुछ चीजें और हैं जिनको सुधार होना चाहिए। जैसे कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई और अच्छा पानी की व्यवस्था हो सकती है, एसी चाहिए है या कोई और ऐसी चीज़ जो अब लगता है कि आपको हमारे स्कूल में होनी चाहिए। मैथ्स गार्डन, साइंस गार्डन, ठीक है? इसके अलावा खेल की सारी सुविधाएँ हों और सभी खेलों के अलग-अलग टीचर हों, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। वे स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम बहुत अच्छा है, ठीक है? स्वस्थ जीवन तभी रहेगा जब हम दैनिक रूप से व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है बच्चों, वो बहुत आलसी हो गई है। कोई व्यायाम नहीं करना चाहता है, ठीक है? सब बस आराम करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा आराम भी हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक है, ठीक है? तो कुछ व्यायाम के नाम लिखाएँगे जैसा आप जानते हैं किसी महान कवि ने भी लिखा है, लेखक ने कि स्वस्थ शरीर है, तो उसमें स्वस्थ मन बसता है, ठीक है? स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन, ऐसे कुछ कोटेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक छोटा-सा लिखा है यहाँ पर ये हमारी कल्पना है बच्चों, आप खुद भी ऐसा ही कुछ संवाद लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मेरे सपनों का विद्यालय, इसमें क्या लिखेंगे हम? मेरा सपना है कि क्या सपना है कि मेरा जो सपना है वो कह रहा है क्या कि मेरा विद्यालय ऐसा हो जहाँ पढ़ाई के साथ-साथ खेल, संगीत, चित्रकला, नैतिक शिक्षा पर आधारित क्या हो? शिक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, वहाँ पर कल्चरल वैल्यू भी सिखाई जाए और प्रत्येक मेरे सपने के विद्यालय में हर कक्षा रंग-बिरंगी हो, सुंदर भी होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई का बोझ न लगे, वे खुशी-खुशी सीखें। शिक्षकों का व्यवहार बहुत मित्रवत हो, सहायक हो, ताकि बच्चे डरे नहीं, वह खुलकर अपनी बात कहें। वहाँ एक बहुत बड़ा बाग भी हो, जहाँ पेड़-पौधे हो, झूले हों, खेलने का मैदान हो, कंप्यूटर और विज्ञान की प्रयोगशाला में हम खुद प्रयोग करके सीखें। सप्ताह में 1 दिन विशेष गतिविधि हो, जैसे कहानी सुनाना, चित्र बनाना, योगा करना। विद्यालय में हर बच्चे को समान अवसर से सीखने का मौका मिले। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मेरा सपना है कि ऐसा विद्यालय हो, जहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना ना हो, बल्कि अच्छा इंसान बनाना हो। तो विद्यालय की जो मेन भूमिका होती है बच्चों, वो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, वो एक मेन भूमिका है कि वो जो भी बच्चा पढ़ कर जाए, वो चाहे भले ही कम सीखे, लेकिन समाज में जाकर एक अच्छा इंसान बने, लोगों के साथ भेदभाव ना करे, जो है लोगों के साथ मिल-जुल के रहे, ठीक है? इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब, स्वस्थ जीवन और व्यायाम। यहाँ भी क्या लिखा है कि स्वस्थ जीवन जो है, स्वस्थ जीवन ही सच्चा जीवन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है, तो हम हर काम अच्छे कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यदि बच्चों हमारे जीवन में ऑलरेडी स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, हम बहुत टेंशन में हैं, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। इसलिए पहली बात ये है कि हमारा सिर्फ शरीर सुंदर नहीं होना चाहिए, हमारा मन, आंतरिक मन भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम स्ट्रेस में नहीं हैं, तो सारे काम अच्छे होंगे। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, सही खाना खाना है, पर्याप्त नींद लेनी है और रोज़ व्यायाम करना है। व्यायाम का मतलब है कि आप जो है सिर्फ टहले नहीं, दौड़े भी, योगा भी करें, साइकिल भी चलाएँ, तो ये सब अच्छे व्यायाम हैं। व्यायाम मजबूत करता है शरीर को, रोगों को दूर भगाता है, मन भी खुश होता है। इसके लिए हमें कुछ-कुछ चीज़ें जो है सावधानी भी बरतनी है। क्या-क्या हमें इसके साथ जंक फूड से बचना है, हरी सब्जियाँ खानी है, फल, दूध जैसे पौष्टिक आहार लेने हैं। टीवी, मोबाइल से थोड़ी-सी ज़्यादा लगाव न रखें, दूरी रखें और समय पर सोना है, 8 या 7 घंटे की नींद लेनी है। प्रतिदिन व्यायाम करें, पार्क में जाएँ, बगीचे में जाएँ, वहाँ पर योगा करें, ठीक है? वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करें, दौड़ लगाएँ और आप जो है साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम अपने दोस्तों और परिवार को भी व्यायाम करने के लिए मोटिवेट करेंगे, पापा-मम्मी को,
कि चाहे भले ही जैसे मम्मी है, मम्मी घर के कामों में व्यस्त रहती है, इसलिए वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन हम मम्मी को समझाएंगे कि मम्मी कम से कम घर में रहकर भी आधा घंटा व्यायाम करे, क्योंकि शरीर है तो सब है। एक महान लेखक ने लिखा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। और एक ने लिखा है, स्वस्थ जो है शरीर, आप ऐसे कोटेशन भी लिख सकते हैं बच्चों, शुरू में भी और अंत में भी। स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पूंजी का मतलब होता है धन। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े कम भी हैं तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर निरोग नहीं है, रोगी है, हम दुख पा रहे हैं और हमारे पास ढेर सारा पैसा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पेपर, दोनों प्रश्न हमने सोल्व कर लिए। आई होप कि आपको पेपर समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, फायदेमंद है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और इसके अलावा आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो जो होगी उसको आप जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चैनल हमारा है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप आपको चैनल पर लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको समय समय पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जल्द ही बच्चों आप लोगों की न्यू टेक्स्ट बुक भी आएंगी। इंग्लिश की एक नई टेक्स्ट बुक आ चुकी है। अब बहुत जल्द ही 10 या 15 दिन में आपकी हिंदी इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा मैथ, साइंस और एसएसटी बुक्स भी जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खूब मन लगा पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।